माने तब देश में कांग्रेस की सरकार थी, मगर यूपीए सरकार के माथे पर बल पड़ गए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक नेता इतनी दफा तो नागपुर के केशव भवन नहीं जाता है जितनी दफा शंघाई और बीजिंग की यात्राएं कर रहा है, आए दिन चीन के दौरे कर रहा है। मसला क्या है? यह बरस 2018 था जब अमित शाह अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा डरे हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि शाह को डर सता रहा था कि कहीं उनकी 45 साल की मेहनत पर माधव के 4 बरस हावी ना हो जाएं। सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कोई नेता 4 बरस के भीतर भीतर पार्टी के भीतर ऐसा क्या कर सकता है कि अमित शाह जैसा शख्स उसके बढ़ते कद से खौफजदा हो जाए। इसका जवाब तो आपको वो सफरनामा ही दे सकता है, जिस सफरनामे को अगर आपने समझ लिया तो राम माधव की यकीन से परे दास्तान को समझने में आपको सहूलियत तो जरूर हो जाए, वरना यह दास्तान बहुत मुश्किल है, बहुत अंतर तहों में उलझी है। मगर इसकी एक एक तहों को सुलझाने के लिए हम सबसे पहले तो आपको आज से 10 बरस पहले लिए चलते हैं, यानी 26 मई 2014 के रोज, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहली दफा शपथ लेते हैं और फिर अपनी निर्धारित परिपाटी अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली के केशव कुंज से राम माधव को अशोक रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के लिए रवाना करता है, जहां माधव को संगठन महासचिव का पद दिया जाता है। बतौर संगठन महासचिव माधव को पहली जिम्मेदारी मिलती है नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को व्यवस्थित करने की, और माधव के लिए यह जिम्मेदारी मानो किसी लॉटरी की तरह थी। क्योंकि माधव को विदेश मामलों का अच्छा खासा अनुभव था, तो माधव को भली प्रकार से इल्हाम था कि किन प्रतीकों का दुनिया में कैसा संदेश जाता है। इसीलिए माधव ने अमेरिका दौरे को व्यवस्थित करने के दौरान छोटी छोटी बारीक बातों का ध्यान रखा। ये माधव थे जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नरेंद्र मोदी अमेरिका आमंत्रण पर जाएं, खुद से नहीं, क्योंकि माधव जानते थे अमेरिका के नरेंद्र मोदी को वीजा ना देने वाले प्रकरण की वजह से पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी को लेकर एक नकारात्मक तस्वीर बनी हुई है, और माधव इसी दौरे से उन तमाम तस्वीरों पर पटाक्षेप लगा देना चाहते थे। इसीलिए माधव ने अमेरिकी सीनेट्स के साथ बात की, एक मसौदा तैयार किया जिसके तहत पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के मंत्री खुद नरेंद्र मोदी के लिए वीजा हाथ में लेकर हिंदुस्तान आते हैं, और फिर मोदी अमेरिका के आमंत्रण पर अमेरिका जाते हैं। इस एक छोटे से घटनाक्रम ने कि मोदी के लिए वीजा हाथ में लेकर अमेरिका के मंत्री हिंदुस्तान आते हैं, इसने मोदी के बीते 10 बरस के अमेरिका के साथ तनातनी के रिश्तों पर पूर्ण विराम लगा दिया, और इसका जहन माधव का था। यकीनन माधव के इस छोटे से कदम ने नरेंद्र मोदी के जहन में माधव के लिए पहली सकारात्मक तस्वीर बनाई। फिर इसके बाद ये माधव ही थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका में हिंदुस्तानी लोगों के डायस्पोरा से बात करने का मंच तैयार किया। मोदी को माधव का यह अंदाज भी पसंद आया, जिससे नजदीकी थोड़ी और बढ़ी, और फिर मेडिसन स्क्वायर गार्डन का वो जादुई समा तो आप सबको याद ही होगा, जिसने नरेंद्र मोदी को दुनियावी नेता के तौर पर एक अलहदा तस्वीर दी। मतलब एक इंटरनेशनल स्टार की तरह नरेंद्र मोदी को अमेरिका में पेश किया माधव ने, क्योंकि माधव को पता था अमेरिका में मोदी के एक एक कदम पर दुनिया भर की निगाहें होंगी। इसीलिए माधव ने मोदी के इस अमेरिका दौरे को सफल बनाने के लिए जी जान से कोशिश की थी, और यकीनन माधव की ये कोशिशें रंग लाती हैं। मोदी का यह दौरा अभूतपूर्व बनता है, और इसी दौरे ने माधव का नरेंद्र मोदी के जहन में कद भी बढ़ाया, भरोसा भी बढ़ाया, जिस भरोसे के नाते ही अब नरेंद्र मोदी अपने हर विदेशी दौरे के लिए माधव को ही उत्तरदायित्व सौंपने लगे। फिर चाहे वो मोदी का इंग्लैंड दौरा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया दौरा हो, चाहे जापान दौरा हो, और आप इन तीनों दौरों की तस्वीरें याद कर लीजिए। लंदन में नरेंद्र मोदी ने किस तरह कॉन्सल्ट में संबोधित किया था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ किस तरह स्टेज पर चहलकदमी करते हुए भाषण दिया था, या फिर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के इंटरनेशनल स्टेडियम में दिया गया मोदी का वो भाषण याद कर लीजिए, या फिर ऑस्ट्रेलियन कांग्रेस को संबोधित करता मोदी का वो भाषण याद कर लीजिए, या काशी टू क्योटो का कंसेप्ट याद कर लीजिए, या फिर जापान में शिंजो आबे के साथ वो डुगडुगी बजाता हुआ नरेंद्र मोदी का वीडियो याद कर लीजिए। ये वो तमाम तस्वीरें थी, वो तमाम दौरे थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को बतौर
इंटरनेशनल लीडर कहीं ना कहीं वर्ल्ड डिप्लोमेसी में स्टैब्लिश किया। और इस स्टैब्लिशमेंट के पीछे राम माधव का जहन था, राम माधव का दिमाग था। और राम माधव के लगातार नरेंद्र मोदी के इन विदेशी दौरों के सफल प्रबंधन करने से माधव का सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर से कद नहीं बढ़ रहा था, बल्कि नरेंद्र मोदी के साथ व्यक्तिगत जुगलबंदी भी बन रही थी, क्योंकि मोदी अब अपने हर विदेशी दौरों पे, चाहे वो दौरा छोटा हो या बड़ा, माधव को अपने साथ लेकर जाने लगे थे। और जब आप किसी व्यक्ति के साथ एक लंबा अरसा गुजारते हैं तो स्वाभाविक रूप से उन दोनों के बीच व्यक्तिगत तारतम्यता बढ़ती है। और यह तारतम्यता नरेंद्र मोदी और राम माधव के बीच बढ़ती स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी। मगर पार्टी नेताओं को इसका खुला मुजाहरा पहली बार तब नजर आया जब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए नरेंद्र मोदी ने राम माधव को समूचा उत्तरदायित्व सौंप दिया। यकीनन यह उत्तरदायित्व बहुत बड़ा था, क्योंकि तब तक अमित शाह नरेंद्र मोदी के चाणक्य के तौर पर देश भर में जाने पहचाने जा रहे थे। मगर मोदी ने जम्मू कश्मीर जैसे अहम विधानसभा चुनावों के लिए अमित शाह के स्थान पर राम माधव को चुना। यह वो पहला मोदी का कदम था जिसने अमित शाह के दिल में राम माधव के लिए बेचैनी पैदा की थी। पहली दफा असहज हुए थे शाह, और वो असहजता और बढ़ती है तब जब राम माधव ने अपने कमाल के चुनावी प्रबंधन के जरिए भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाई जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव, जहां पार्टी ने 25 सीटें जीती। 25 सीटें, ये आंकड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के आंकड़े से भी बड़ा था, जो घाटी की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत प्रतीक पार्टी के तौर पर जानी जाती है। मगर माधव का करिश्मा यही नहीं थमने वाला था। इसके बाद तो जो माधव ने किया वो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कभी सपने में नहीं सोच सकता था, या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का विश्लेषण करने वाले तमाम विश्लेषक कभी नहीं सोच सकते थे। उस विधानसभा चुनाव के पहले राम माधव ने पीडीपी के नेताओं के साथ टॉक टेबल पर बैठ के करीब 45 दिनों के दौरान शांतिपूर्वक बात कर तमाम मसलों का हल निकालकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार कर लिया। यह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कितना अहम था और कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई मसलों पर पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बुनियादी मतभिन्नता थी। मतलब 35 से हो, 370 हो, आर्म्स पा हो, इन तमाम मसलों पर बीजेपी और पीडीपी कभी एक मेज पर आ ही नहीं सकते थे। मगर इन तमाम मसलों को किस कदर किनारे किया गया और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया गया, ये राम माधव की सियासी सूझबूझ का परिचायक था। और यकीनन राम माधव के इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जब पहली दफा भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सत्ता में हिस्सेदार बनी तो माधव का कद दिल्ली आला कमान की नजर में बहुत बढ़ गया। और यही वजह थी कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की आखिरी घड़ियां संपादित हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली आला कमान ने राम माधव को जिम्मेदारी सौंप दी एक और असंभव सरीखे लक्ष्य की। यह लक्ष्य था उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराना। यह लक्ष्य तो कश्मीर से भी मुश्किल था, क्योंकि कश्मीर में कम से कम हिंदी तो समझ आती है लोगों को। भारतीय जनता पार्टी तो हिंदी पट्टी की पार्टी कही जाती है। तो एक ऐसे इलाके में जहां हिंदी बोलना दूर समझने वाले उंगलियों पे हो, वहां भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कैसे जमीन पर उतारा जाएगा, कैसे लोगों को परसेप्शन समझाया जाएगा, यह अपने आप में असंभव था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्व में झंडा फहरा लेगी। मगर माधव की वंशी असम के इलाके में गुवाहाटी के पहाड़ों में कुछ इस कदर गूंजी कि देखते ही देखते 2016 के असम विधानसभा चुनावों से ऐन पहले चुनावों में उतरी भारतीय जनता पार्टी कब चुनावों की सबसे बड़ी जीत की उम्मीदवार नजर आने लगी, है किसी को समझ ही नहीं आया। यकीनन इसके पीछे राम माधव का ठोस चुनावी प्रबंधन था। माधव ने किस तरह असम के मुद्दे बनाए, फिर उन मुद्दों के तहत परसेप्शन गढ़े और फिर कैसे उन परसेप्शंस को जमीन पर उतार कर कांग्रेस के खिलाफ एक स्थापित विकल्प के तौर पे अपने आप को जनता के समक्ष पेश किया। और इसके लिए माधव ने कई परंपरागत सियासी पैतरे भी इस्तेमाल किए। मसलन असम कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता हिमंता बिस्व शर्मा को पार्टी के भीतर लाना, भारतीय जनता पार्टी के भीतर हिमंता बिस्व शर्मा को लाना, यह राम माधव का असम विधानसभा चुनाव 2016 का सबसे बड़ा फैसला, टर्निंग पॉइंट फैसला साबित हुआ। इसी एक फैसले ने देखते ही देखते कांग्रेस के पैरों के नीचे से कब कांग्रेस की जमीन खिसका दी, यह कांग्रेस को समझ ही नहीं आया। और माधव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचे और समझे ना जा सकने वाले लक्ष्य को भी बरस 2016 के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ हासिल किया, बल्कि एक नए युग का सूत्रपात भी किया।
एक नया युग, जहां भारतीय जनता पार्टी आपको हिंदी पट्टी के इतर सुदूर उत्तर पूर्व के इलाकों में पसरती हुई नजर आएगी। क्योंकि असम की यह चुनावी जीत तो महज शंखनाद था भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पूर्व के अश्वमेध का, जिस अश्वमेध को राम माधव अपने नेतृत्व में समूचे उत्तर पूर्व में पसार देना चाहते थे। इसके बाद आप गिनती करते जाइए उत्तर पूर्व के दुर्जय दुर्गों की, जिन्हें एक एक कर माधव ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में लाकर पटका। सबसे पहले अरुणाचल, चीन की सीमा से लगे इस बौद्ध प्रभावी क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता बना सकती है, ये किसी ने सपने में सोचा था? मगर यह माधव का नेतृत्व था जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल में जीत का झंडा फहराया। फिर सिक्किम, मतलब चोंग राजवंशियों के इलाके में चीन के गर्दन में जाके भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराना करिश्मा था। मगर माधव की बांसुरी हो तो मुमकिन कुछ भी हो सकता है। त्रिपुरा, जहां वाम के केरल के बाद के सबसे बड़े दुर्जय दुर्ग, करीब 26 साल का शासन था लेफ्ट का त्रिपुरा के भीतर, उसका अंत कर राम माधव ने भारतीय जनता पार्टी का भगवा फहराया। फिर बात कर लीजिए आप मणिपुर की, जहां कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीती थी। कांग्रेस की 28 थी, भारतीय जनता पार्टी की 21 थी। मगर ये माधव थे जिन्होंने मणिपुर के तमाम नागा फ्रंट्स के साथ आपस में मिलकर एक गठबंधन तैयार किया और फिर उन गठबंधन के साथ आपस में मिलकर सरकार बना ली। और कांग्रेस 28 सीटें जीतने के बाद भी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी सत्ता से दूर ठिठकी हुई ही नजर आई। और निश्चित रूप से यही वो तमाम चुनावी जीतें थी जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता राम माधव का दिल्ली आला कमान की नजर में कद इतना बढ़ा दिया था कि अब माधव की छाप मोदी सरकार की विदेश नीति तलक में नजर आने लगी थी। खासकर चीन के मसले को ले लीजिए आप। चीन के मसले पर नरेंद्र मोदी पार्ट 1 की नीति आप याद कर लीजिए, किस तरह नरेंद्र मोदी चीन गए थे। मोदी के आग्रह पर शी जिनपिंग भारत आए थे अपनी पत्नी के साथ, मोदी उन्हें लेकर अहमदाबाद गए थे। वो साबरमती के किनारे अहमदाबाद में शी जिनपिंग को मोदी साहब झूला झुला रहे थे। भारत और चीन के संबंधों को बेहतर करने की दिशा में शायद ये बीते 25 साल की सबसे बड़ी पहल थी। और यकीनन इस पहल के पीछे विश्लेषक राम माधव का दिमाग कह रहे थे, क्योंकि माधव और चीन का वो गोपनीय रिश्ता तब तक विश्लेषकों की नजर में तो आम हो ही चुका था। आप जानते हैं क्या उस रिश्ते की कहानी? नहीं जानते हैं तो हम बतला ही देते हैं माधव और चीन के उस गोपनीय रिश्ते की दास्तान। बरस 2012-13 आते आते तत्कालीन कांग्रेस सरकार को एक भनक लगती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक महोदय हैं, बड़े नेता हैं, मगर वो नागपुर के केशव भवन से ज्यादा बीजिंग और शंघाई की यात्राएं कर रहे हैं। माने तब देश में कांग्रेस की सरकार थी, मगर यूपीए सरकार के माथे पर बल पड़ गए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक नेता इतनी दफा तो नागपुर के केशव भवन नहीं जाता है जितनी दफा शंघाई और बीजिंग की यात्राएं कर रहा है, आए दिन चीन के दौरे कर रहा है। मसला क्या है? फिर जब तत्कालीन यूपीए सरकार ने पता किया तो इल्हाम हुआ कि यकीनन ये राम माधव ही हैं जो आए दिन चीन की यात्राएं कर रहे हैं, मगर इसके पीछे कोई छुपा हुआ उद्देश्य नहीं है। माधव चीन और भारत के रिश्तों पर एक बुनियादी किताब लिख रहे थे, एक तारीखी किताब लिख रहे थे, अनईजी नेबर्स। और उसी किताब को लिखने के सिलसिले में तमाम चीनी विद्वानों से मुलाकात करने के सिलसिले में अक्सर चीन की यात्राएं कर रहे थे। फिर इसके बाद किस तरह राम माधव भारतीय जनता पार्टी के भीतर आते हैं और किस तरह बरस 2018 तक माधव का कद इतना ऊंचा हो जाता है कि माधव की छाप न सिर्फ सरकार की विदेश नीति में नजर आती है, बल्कि तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह भी माधव के बढ़ते कद से खौफजदा नजर आने लगते हैं। इसकी वानगी और इसकी दास्तान हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। कहानी अब आगे एक नया मोड़ लेती है बरस 2018 से, जब लगातार बीते 38 सालों से उत्तरोहण चढ़ते हुए क्रम के दौरान राम माधव की आहिस्ता आहिस्ता लगातार शिखरोत्तर बढ़ती हुई यात्रा पहली दफा गिरावट दर्ज करती है। और गिरावट इतनी बड़ी कि देखते ही देखते माधव कब भारतीय जनता पार्टी के शिखर से सिफर पे नजर आने लगते हैं, यह न माधव को समझ आता है, न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ आता है, न भारतीय जनता पार्टी को विश्लेषित करने वाले विश्लेषकों को।
माने किसी को समझ ही नहीं आया कि जिस माधव के बगैर कल तक नरेंद्र मोदी की एक विदेशी यात्रा नहीं होती थी, आज वो माधव नरेंद्र मोदी के साथ किसी छोटे से मौके पर भी नजर नहीं आ रहे थे। वो राम माधव जिनका कद भारतीय जनता पार्टी के भीतर शाह के बराबर का पहुंच रहा था, वो समूचे भारतीय जनता पार्टी के पटल से ही नदारद नजर आने लगे। आखिर चंद महीनों के भीतर ऐसा हुआ क्या माधव के साथ? तो क्या हुआ इसे समझने के लिए तो बस एक शेर ही काफी है कि कभी उंगली पकड़कर पांवों को रखना जमीन पर सिखाया था जिसे, कभी उंगली पकड़कर पांवों को जमीन पर रखना सिखाया था जिसे, उसी ने पांवों के नीचे से जमीन खींच ली है हमारे। माधव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। याद करिए, हमने आपको दास्तान सुनाई थी कि कैसे बरस 2016 के असम विधानसभा चुनावों के दौरान राम माधव ने कांग्रेस के दिग्गज नेता हिमंता बिस्व शर्मा की उंगली थाम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के भीतर का सफरनामा तोहफे में दिया था। मगर माधव को तब कहां इल्हाम था कि जिस हिमंता बिस्व शर्मा को वो खुद पार्टी के भीतर लेकर आ रहे हैं, वही हिमंता बिस्व शर्मा उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की तमाम संभावनाओं के द्वार बंद करा देंगे। कई रिपोर्ट्स की माने तो हिमंता बिस्व शर्मा और उनके जैसे कुछ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी दिल्ली आला कमान के दरबार में राम माधव को लेकर शिकायतें दर्ज करवानी शुरू की बरस 2018 की शुरुआत से। ये शिकायतें कुछ इस कदर होती थी कि माधव अति महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, माधव खुद को पार्टी का बॉस बता रहे हैं, माधव अमित शाह से अपने आप को बड़ा बता रहे हैं। माने इन नेताओं ने राम माधव की दिल्ली आला कमान के सामने ऐसी तस्वीर पेश की कि माधव अति महत्वाकांक्षी हो रहे हैं और वो शाह की जगह लेना चाहते हैं। और अगर मोदी सरकार के भीतर आप अमित शाह का स्थान लेने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका वही हश्र होगा जो माधव का बरस 2018 के आखिरी महीनों तक हो गया। यानी देखते ही देखते कब शिखर से सिफर पर लकर पटक दिए जाएंगे, यह आपको समझ ही नहीं आएगा। पार्टी से बेदखल माधव दोबारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राह पकड़ लेते हैं, दोबारा से संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हो जाते हैं और फिर आने वाले 5 वर्ष पूर्णतः नेपथ्य अज्ञातवास में बिताते हैं। मगर वो कहते हैं ना, ये सियासत है, कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर। वक्त का पहिया कब किस ओर पलटा खा जाता है समझ ही नहीं आता है। जिस राम माधव को बरस 2019 से 2024 तक किसी ने फूटी आंख से देखा तलक नहीं मीडिया में, उसी राम माधव के आज दोबारा चर्चे सुनाई पड़ रहे हैं। वजह यह है कि राम माधव को दोबारा से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का प्रभारी बना दिया गया है और जब से यह ऐलान हुआ है तब से इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, अलग अलग सियासी निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। बाकी कश्मीर के विधानसभा चुनाव सर पर हैं और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन भी काफी हद तक मायने रखेगा राम माधव के सियासी मुस्तकबिल के लिए।